हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ाएंगे आपको हिस्ट्री क्लास 2। हिस्ट्री क्लास 2 क्योंकि मैंने हिस्ट्री क्लास 1 आज के साल भर पहले पढ़ा चुका हूँ और मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा आप सभी लोगों से कि मैंने इतना देर लगा दिया आपको हिस्ट्री क्लास सेकंड पढ़ाने के लिए। ये बैच है आपका यूपीएससी क्लास सेकंड हिस्ट्री का यूपीएससी का बैच क्लास सेकंड है। और हिस्ट्री के बैच फर्स्ट में यानी आपके क्लास 1 में मैंने आपको बताया था कि किस कारण हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं, क्यों ये पूछा जाता है और हिस्ट्री पढ़ने का कारण क्या है और इसके परिणाम क्या होते हैं, किसने क्या पाया और किसने क्या खोया हिस्ट्री पढ़ के, ये भी मैंने आपको बताया था। जब तक आप मेरी सेकंड क्लास देखने से पहले फर्स्ट क्लास नहीं देखेंगे आपको ये नहीं समझ में आएगा कि हिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट क्लास देखे हुए हैं तो आपका स्वागत है, आप इस वीडियो में बने रहें और लास्ट तक देखें कि हिस्ट्री में आज आपको क्या बताया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहली भी क्लास में बता दिया है, वो कुछ चीज़ें मैं आपको रिपीट करवाते चलूँगा कि क्या हम पढ़े थे और कुछ चीज़ें वो पिछली चीज़ें भूल गई होंगी आपको, इसलिए याद दिला दूँ। जैसे कि मैंने पहले भी क्लास में आपको फर्स्ट क्लास में बताया कि फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहते थे। फादर ऑफ हिस्ट्री इज हेरोडोटस। हेरोडोटस कौन है? इतिहास के पिता कहलाते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी सब्जेक्ट का फादर मतलब बहुत बड़ी उपाधि हो जाती है। तो फादर क्यों कहलाता है? क्योंकि एक संपूर्ण जानकारी जिस व्यक्ति ने उस सब विषय के बारे में दी हो उसे फादर के नाम से जानने की कोशिश की जाती है। कोशिश क्या कहें कि लोग उन्हें फादर ही कहते हैं। जैसे कि हम देखे होंगे किसी के धर्म के जो सबसे बड़े ज्ञाता होते हैं उसे फादर कहते हैं। जैसे क्रिश्चियन धर्म में देखेंगे आप तो फादर बोला जाता है किसको? जो पुजारी होते हैं। वैसे हमारे यहाँ हिंदू धर्म में भी होता है, मुस्लिम धर्म में भी होता है, हर जगह ये चीज़ें होती हैं। तो वैसे ही विषय में भी होता है। तो हिस्ट्री विषय के जो पिता हैं वो हेरोडोटस हैं। चलिए, अगर आप सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि आप जानें कि हिस्ट्री के फादर कौन है या किसी भी सब्जेक्ट के फादर कौन है, तो मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि हेरोडोटस हैं। लेकिन मेनली अगर देखा जाए तो वो जो ये 3 पार्ट्स में बताने जा रहा हूँ, हिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइड है, प्राक-ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। तो उसमें वो ऐतिहासिक के पिता हैं, लेकिन इन्हें पूरे हिस्ट्री का पिता कहा जाता है। तो मैंने अभी प्रेजेंट में आपको बोला कि इतिहास हिस्ट्री जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, प्राक ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। तो चलिए जानते हैं कि प्री हिस्ट्री क्या है, प्रोटी हिस्ट्री क्या है और हिस्ट्री क्या है। तो इन तीनों को एक दिन में पढ़ लेना बहुत ही कठिन कार्य है और इन तीनों को एक दिन में पढ़ा नहीं जा सकता। ये एन एवरेज हम बोले तो 4 से 5 महीने का कम से कम आपका ये कोर्स होता है हिस्ट्री का। अगर कोई पढ़ाने लगे तो 10 से 15 दिन भी काफ़ी है, 24 घंटे लगातार इसी को पढ़ने लगे तो फिर वो तो हो ही जाएगा। लेकिन बात ये है कि ये चीज़ें अगर 1-1 घंटे करके आप 1-1 क्लास करके पढ़ते हैं तो 4 से 5 महीने लग जाते हैं। एन एवरेज 200 से 250-250 आपके क्लासेज होंगी यहाँ पे। तो प्राक ऐतिहासिक में हम ये जाने कि प्राक ऐतिहासिक इसे क्यों कहा गया। प्राक ऐतिहासिक जो इतिहास का पूर्व का काल है उसे प्राक ऐतिहासिक के नाम से जानते हैं। और प्राक ऐतिहासिक की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये लिखित स्रोत इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो भी आप देखेंगे प्राक ऐतिहासिक में ना उसका कोई लिखित स्रोत है, और जब किसी चीज़ का लिखित स्रोत ही नहीं होगा तो उसे पढ़ा नहीं जा सकता। इसे पढ़ा भी नहीं जा सका है क्योंकि कोई लिखित स्रोत नहीं है। तो फिर इनके बारे में कैसे दिखाया गया है, तो मैं ये बता दूं आपको कि जो ये प्राक ऐतिहासिक है इसे इतिहासकारों ने एक
जैसे कि हम लोग जानते हैं C14 होता है 10,940 साल तक हमारा चलता है, उसकी लाइफ होती है। तो उस हिसाब से निकालते हैं कि इनका ये टाइमिंग होगा तो इतने सालों तक ये रहा होगा, उसके बाद ये, तो वो इतिहासकारों का काम है कि कैसे वो जानकारी निकालते हैं। उसमें कुछ साइंटिफिक और चीज़ें भी देखी गई हैं कि इस तरीके से विज्ञान का हम पता लगाते हैं कि इनकी काल अवधि से यहाँ तक की रही होगी। प्राक ऐतिहासिक का सबसे महत्वपूर्ण शब्द ये जाने कि वो वहाँ पे कोई लिखित स्रोत नहीं था। क्या नहीं था? लिखित स्रोत नहीं था। चलिए दूसरी चीज जानते हैं प्री हिस्ट्री के बारे में। प्री हिस्ट्री पीरियड मतलब प्राक ऐतिहासिक काल। इसको क्या कहते थे? औजार पत्थर के थे, यहाँ के जो हथियार थे औजार पत्थर के थे, इसे स्टोन एज पाषाण काल कहा जाता है। प्राक ऐतिहासिक को पाषाण काल कहा जाता है। किसे पाषाण काल कहा जाता है? प्राक ऐतिहासिक को। अगर आप कोई पूछे प्राक ऐतिहासिक काल को क्या कहा जाता है तो उसे पाषाण काल कहा जाता है। ये पाषाण शब्द ही सबसे महत्वपूर्ण है। प्राक ऐतिहासिक के भले कोई नाम से ना जाने, लेकिन पाषाण काल के नाम से जानता है। लेकिन इस पाषाण काल का अर्थ क्या है, क्या आप जानते हैं? पाषाण का मतलब होता है पत्थर। पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर होता है। और पत्थर का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई मानव नहीं था, सिर्फ पत्थर थे उसके बारे में बताया गया, नहीं। वहाँ पे मानव थे। जो सबसे चीज होती है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी बताती है कि आप किस काल में हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं प्राचीन काल, मध्यकालीन, नवजागरण काल, या ये कहिए कि आधुनिक काल। ये क्यों कहा जाता है? उसके टेक्नोलॉजी की हिसाब से। वहां पे सिर्फ एक ही टेक्नोलॉजी थी, पत्थर के हथियार, इसलिए उसे पाषाण काल कहा गया। वहां पे जो भी हथियार आपको मिले हैं वो पत्थर के मिले हैं, इसलिए उस काल को हम पाषाण काल के नाम से जानते हैं। ये पाषाण काल भी 4 भागों में बटा हुआ है, उसका हम नाम जान लेते हैं। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नव पाषाण काल। और जब कोई काल खत्म हो जाता है तो हम उसके अगले वाले काल को आने से पहले के बीच के जो काल होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई काल खत्म हो गया, पाषाण काल खत्म हो गया, और आपका मध्य पाषाण काल आपका खत्म हो गया, और यहाँ पे आद्य ऐतिहासिक आने वाला है। तो पाषाण काल और आद्य ऐतिहासिक के बीच का जो समय होता है उसे उत्तर बोलते हैं। उत्तर क्या? पाषाण काल। ठीक है, और पूर्व आद्य काल, दोनों कर सकते हैं। तो जो उत्तर पाषाण काल है उसे ताम्र पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? उसे हम ताम्र पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। तो जो पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है, नव पाषाण काल है, उत्तर पाषाण काल है। अब पूरा पाषाण काल, ये जो आपकी प्री हिस्ट्री होती है ना, ये आज ही खत्म हो जाएगी। बहुत बड़ा भाग नहीं है प्री हिस्ट्री, इसलिए 1 से 2 क्लासेज बहुत होती हैं प्री हिस्ट्री के लिए। तो पूरा पाषाण काल में जब कुछ लिखा तो है नहीं, तो हम क्या जानेंगे पूरा पाषाण में क्या क्या मिला? देखिए, पूरा पाषाण काल, यहाँ के लोग खानाबदोश थे, यहाँ खास संग्राहक थे, यह शिकारी थे, यहाँ बड़े हथियार मिलते थे, आखेटक आदि मानव थे, आग की खोज की गई थी। ये मेरा बनाया हुआ नोट्स है, और ये थोड़ा सा हमारी जो राइटिंग है आपको बहुत ख़राब मिलेगी, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। थोड़ा जल्दी में हमने नोट बना रखते हैं। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल में जो ये खानाबदोश का मतलब क्या होता है कि जो व्यक्ति सिर्फ अपने भोजन से मतलब रखता हो, खाना खाने से मतलब रखता हो, उसे हम खानाबदोश के नाम से जानते हैं। वो खानाबदोश का अर्थ ये भी है कि अगर व्यक्ति को भोजन नहीं मिल पा रहा है समय से, तो आपकी भी जान ले सकता है। ऐसे व्यक्ति को हम खानाबदोश के नाम से जानते हैं। तो उस काल के लोग खानाबदोश ही थे। उस काल के लोग खानाबदोश थे, उनको सिर्फ खाने से मतलब था। और क्या पॉइंट्स है? खाद्य संग्राहक, मतलब वो सिर्फ खाद का संग्रह करते थे। खाद मतलब वो खाद नहीं जो खेत में डाली जाती है, वो खाद जो पेट में डाली जाती है। मतलब कि जो भोजन होता है, भोजन को संग्रह करने वाले ये लोग थे, सिर्फ जो भोजन संग्रह करते थे। तीसरी चीज
यह शिकारी थे। हमने अभी बताया आपको कि वो खाद्य संग्राहक थे, खानाबदोश थे। और खानाबदोश व्यक्ति को अगर खाना ना मिले तो वो आदमी को खा जाएगा, और अगर उसे फल फूल ना मिले, आदमी भी ना मिले, तो वो जानवर को खा जाएगा। तो सबसे जरूरी चीज था वो आदमी को भले ना खाए, जानवरों को हमेशा खाते थे। उनके हथियार इसीलिए बनाए जाते थे कि वो जानवरों को खा सके और जानवरों से बच सके। ये जो हथियार थे किस आकार के थे? बड़े आकार के थे। पत्थर था, नुकीला भी नहीं था उस समय का पत्थर, बड़े बड़े आकार के पत्थर थे, फेंक दो कुचल जाएंगे, मर जाएंगे, ये उनका सिस्टम था। आखेटक थे। आखेटक मतलब वन में घूम घूम कर जीवन व्यतीत करने वाले। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आग की खोज। सबसे बड़ी इनकी खोज कोई थी तो ये आग की खोज थी। चलिए, अगर हम यहाँ तक जान चुके हैं तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि पूरा पाषाण काल आप समझ गए। खानाबदोश थे, खाद्य संग्राहक थे, और बड़े हथियार रखते थे, आखेटक थे या शिकारी थे, आग की खोज किए थे। यही हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे मध्य पाषाण काल देख लें। मध्य पाषाण काल में क्या था? छोटे हथियार हो गए। यहाँ पे बड़े हथियार थे, यहाँ पे आते आते छोटे हथियार हो गए। अंत्येष्टि कार्यक्रम होने लगा। हथियार ये भी रखते थे पत्थर के ही, लेकिन ये छोटे हथियार हो गए थे। अंत्येष्टि कार्यक्रम होता था। अंत्येष्टि कार्यक्रम क्या होता है? ये हिंदुओं धर्म के लोगों द्वारा एक प्रथा है, एक संस्कार है। और ये सिर्फ एक ही संस्कार नहीं है, ये 16 प्रकार के संस्कार होते हैं। और सबसे 16वां जो संस्कार है उसे हम अंतिम संस्कार के नाम से जानते हैं। हिंदू धर्म में मैंने यहाँ बताया 16 संस्कार होते थे, जो कि सही है। देखिए यहाँ पे जो आभूषण आपको मिलते थे, जैसे आज भी आप देखते होंगे कि सोने के आभूषण, चांदी के आभूषण, हीरे के आभूषण, मोती के आभूषण, तो वहाँ के आभूषण हड्डियों के होते थे। किसके? जानवर या मनुष्य, किसी का भी होता था, लेकिन आभूषण किसका होता था? हड्डियों का। तो यही आपका मध्य पाषाण काल है। मध्य पाषाण काल में क्या अंतर आया? पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के बीच में अंतर जो आया कि वहां पे जो हथियार होने लगे वो बड़े से छोटे होने लगे, और यहाँ पे अंत्येष्टि कार्यक्रम की शुरुआत हो गई, जो प्रथा आज भी चलती आ रही है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है नवपाषाण काल का। नवपाषाण काल में सबसे बड़ी चीज, आग की खोज के बाद सबसे बड़ी चीज अगर कोई हुई तो वह खेती की खोज, अस्थाई आवास, जानवर पालना। और पहला जानवर क्या था? कुत्ता था। पहला जानवर क्या था? कुत्ता था। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? छोटे हथियार, अंत्येष्टि कार्यक्रम, हिंदू धर्म, 16 संस्कार, हड्डियों के आभूषण मध्य पाषाण काल में। नवपाषाण काल में खेती की खोज, अस्थाई आवास, जानवर पालना, पहला जानवर कुत्ता। ठीक, आपके पूरे कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि ये क्लियर हो जाने चाहिए। बहुत साधारण तरीके से ये वीडियो में आपको बता दिया गया है। चलिए मैं आपको अगली वीडियो दिखाता हूँ। अगले वीडियो में यहाँ पे देखिए, उसी पाषाण काल में, नवपाषाण काल में पहिए की खोज हुई थी और मनका मिला था। क्या मिला था? पहिए की खोज हुई और मनका मिला। किस काल में? नवपाषाण काल में पहिए की खोज और मनका मिला। मनका का मतलब घड़ा। किस चीज का घड़ा? अनाज रखने का घड़ा, पानी का घड़ा, ये सब कब मिले? आपको नवपाषाण काल में। इसके बाद हम आते हैं उत्तर पाषाण काल में। उत्तर पाषाण काल में क्या हुआ? तांबे की खोज हुई। पहले धातु की जो थी
तांबा क्या थी? पहली धातु थी। सबसे इंपॉर्टेंट उत्तर पाषाण काल है। यहाँ पे क्या हुआ? तांबे की खोज हुई। पहली खोज क्या थी? आग की। दूसरी खोज क्या थी? खेती की। तीसरी खोज क्या थी? धातु की। और भी कौन सी धातु? तांबे की खोज। चलिए, तो हम ये जान चुके हैं कि किस काल में क्या क्या हुआ। जो पाषाण काल था आपका, ठीक है, जिसे हम प्राक-ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। प्राक-ऐतिहासिक काल को पाषाण काल कहिए या पाषाण काल को प्राक-ऐतिहासिक काल कहिए। तो इस काल में हमने ढूंढ निकाला कि क्या क्या चीजें हुई। अच्छी बात है, हमने यहाँ पे इतनी जानकारी ली। आगे हम देखते हैं कि क्या हुआ। सबसे पहला पॉइंट हमने नोट्स पर में रखा है कि पहली खेती जो हुई थी जौ और गेहूं की हुई थी, जो 7000 ईसा पूर्व है। 7000 ईसा पूर्व का मतलब हो गया कि 7000 और 2022 साल। यहाँ तो 22 साल तो छोड़ दीजिए, इतने बड़े अनुमान है 7000 साल का, तो 22 ईसा पूर्व छोड़ दीजिए 22 साल, तो यानी 9000 साल पहले हमारे यहाँ खेती हुई थी। हमारे यहाँ आज क्या कहें, हमारा जब देश ही विभाजित हो चुका है तो पाकिस्तान में कहेंगे। पहली खेती जौ और गेहूं की हुई, जो कि पाकिस्तान के मेहरगढ़ में सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियों के बीच में हुई थी। पाकिस्तान के सुलेमान तथा किरथर पहाड़ी के बीच में जो ग्राम पड़ता था या शहर पड़ता था मेहरगढ़, वहां पे हुई थी। ठीक है। दूसरा, हमको चावल का साक्ष्य प्रयागराज के कोल्डी हवा से मिला है। अच्छी बात है कि ये हमारे भारत के उत्तर प्रदेश राज्य से जुड़ा हुआ है। तो ये प्रयागराज के कोल्डी हवा में मिला हुआ है। और तीसरी चीज, आज नहीं चाहिए। हाँ, चावल का साक्ष्य आपको प्रयागराज के कोल्डी हवा में मिला हुआ है। चित्रकारी की शुरुआत पाषाण काल के भीमबेटका से हुई है। हमने पहली खेती देखी जौ और गेहूं की, जो 7000 ईसा पूर्व हुई पाकिस्तान के मेहरगढ़ के सुलेमान तथा किरथर पहाड़ी के बीच में। पहला चावल का साक्ष्य आपको प्रयागराज के कोल्डी हवा में मिला। चित्रकारी की शुरुआत भीमबेटका के मेहरगढ़ के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से मिलती है, जो आदि मानव द्वारा बनाया गया था। अस्थाई आवास हमको नवपाषाण काल में मिलता है, जो कि मैंने पहले भी बताया है कि अस्थाई आवास हमारा नवपाषाण काल के से स्टार्ट हो गया था। जो प्राक ऐतिहासिक काल था वो ग्रामीण सभ्यता थी। प्राक ऐतिहासिक काल क्या था? ग्रामीण सभ्यता वाला काल था। दूसरा पॉइंट हम ये देखते हैं कि आदि ऐतिहासिक। मैंने देखिए प्री हिस्ट्री आपकी इतनी आसानी से क्लियर हो गई। अब हम सीधे चले आए प्रो हिस्ट्री पे। सबसे जरूरी चीज था हमको प्री हिस्ट्री पढ़ना, जो कि हमारा क्लियर हो चुका है। और नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि प्रोटो हिस्ट्री में क्या है। प्रोटो हिस्ट्री का कुछ हेडलाइंस हम आपको बता देते हैं। प्रोटो हिस्ट्री वह काल है जो लिखा तो गया था, लेकिन वहां की जो लिपि थी उसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। आद्य ऐतिहासिक काल, जिसकी लिपि हम पढ़ नहीं सके हैं, लेकिन वो लिखी हुई है, लेकिन हम उसे पढ़ नहीं सके। ऐसे काल को हम आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। तो धन्यवाद आपको आज की इस क्लास में आने के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने पूरी वीडियो को देखा, थैंक यू। मिलेंगे आपसे अगले क्लास में, क्लास 3 में। और उस क्लास में हम आपको आद्य ऐतिहासिक काल में बताएंगे, जिसमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और जो उनके और भी जिले थे उनके बारे में अच्छे से विस्तृत वर्णन करेंगे। धन्यवाद।